हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन, इन सबसे यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये हमारा 41 जो है वीडियो होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? सबसे पहला है कैबिनेट मिशन 27 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। दूसरा उसने सुझाया कि एक केंद्रीय सरकार होनी चाहिए जो कम से कम कुछ विशेष विषयों पर अपना नियंत्रण रखे। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। लेबर पार्टी के नेता एटली ने जनवरी 1946 में भारतीय नेताओं से औपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल को भारत भेजने का निर्णय लिया। ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इस मिशन के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है भारत एक प्रांत होगा। इसमें ब्रिटिश सरकार के प्रांत और देसी राज्य दोनों शामिल होंगे। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार साधन केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे। संघीय विषयों को छोड़कर शेष विषयों और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। ऐसी रियासतें जो विषय तथा शक्तियां संघ को सौंप दे, इसके अतिरिक्त अन्य सभी विषय तथा शक्तियां इनके पास सुरक्षित रहेंगी। आगे है प्रांतीय विधान सभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की कुल संख्या आवंटित की जाएगी। फोर्थ है मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया कि इसमें अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा। पांचवा है प्रांतों को क ख ग 3 श्रेणी में रखा जाएगा। क में बम्बई, बिहार, मद्रास प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। ख है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध व पंजाब, असम और बंगाल। आगे है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं थे। आगे देखते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा किया गया था इसका। आगे है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस कार्य समिति ने श्री आजाद को मिशन से विचार विमर्श करने का पूरा अधिकार दे दिया गया। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार था। आगे देखते हैं कांग्रेस ने के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो आंसर महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946 के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था ये योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना है। इसमें ऐसे बीज हैं जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती है। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व में कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आंसर 10 लाख व्यक्ति। आगे देखते हैं 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। आर कह रहा है कि 1946 में गठित अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो यहाँ पर दोनों जो हैं कथन सही हो जाएंगे और व्याख्या यहाँ पर सही। व्याख्या देखते हैं 24 मार्च 3 सदस्यीय 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री तथा पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु बाद में इसने स्वीकृति वापस ले ली तथा प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र पूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही की योजना बनाई तथा 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की थी।
अतः यहाँ पर एक सही हो जाएगा। और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इसमें लीग शामिल नहीं थी, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित प्रयास था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है नंबर का और आर है, ए और आर है। ए है केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती। आर कह रहा है कि ब्रिटिशर का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। तो यहाँ पर ए गलत हो जाएगा, आर हमारा सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती थी। ये कथन असत्य है, क्योंकि अन्य दलों ने भी अधिक संख्या में विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मुस्लिम सभी नहीं जीती थी, कुछ एकाध जीती होंगी, और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके मूल उद्देश्य में था बांटो और राज करो। अंग्रेजों की चाल बाद में बहुत सफल नहीं रही। आगे देखते हैं, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वो कौन सा है? वित्त विभाग। कौन सा? वित्त विभाग। आगे देखते हैं, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, तो ये है 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इस घोषणा में यह प्रावधान था कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार ग्रहण करेगी। आगे देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम सरकार की उनकी पदवी थी, तो आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त जो है 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन नहीं थे। 2 अगस्त 1946 में गठित अंतरिम भारतीय राष्ट्रीय सरकार के सदस्य राधाकृष्णन नहीं थे। अंतरिम मंत्रिमंडल इस प्रकार था: जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष थे। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंत्री वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना तथा प्रसारण जॉन मथाई, उद्योग तथा आपूर्ति बलदेव सिंह, रक्षा सी गोपालाचारी, शिक्षा सी एच भाभा जो है संसदीय कार्य, खान एवं बंदरगाह राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि, आसफ अली जो है रेलवे, जगजीवन जो है श्रम से संबंधित थे, लियाकत अली खान वित्त, और आई चुंद्रीगढ़ जो है वाणिज्य से, अब्दुल रब नश्तर जो है संचार से, और जोगेंद्र नाथ मंडल जो है विधि से, गजनफल अली खान जो है स्वास्थ्य से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो सितंबर 1946। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। दूसरा है, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने के लिए आंदोलन का सुझाव दिया था, तो आंसर 1, 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। सिर्फ 3 ऑप्शन हमारा गलत है, तो जहाँ पर 3 है वो सब गलत हो जाएगा, बाकी सी ऑप्शन यहाँ पर गलत सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904
ईस्वी के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 5,000 पाउंड की धनराशि का आवंटित किया था। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन जो है 19 और 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजित समिति का गठन किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष बनाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का के कार्यकाल में रॉरेट एक्ट पारित हुआ था। इससे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा गया है। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। आगे देखते हैं अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो आंसर आसफ अली। आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? कांग्रेस पार्टी 1946 ईस्वी में। सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा जो कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हो संविधान का निर्माण करने की मांग स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी। 1936 में फैजपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एक प्रस्ताव पारित किया जो इस प्रकार था। कांग्रेस भारत में एक ऐसे प्रस्ताविक वास्तविक जनतांत्रिक राज्य की समर्थक है जहां राजनीतिक शक्ति समस्त जनता को हस्तांतरित कर दी गई और सरकार उसके अधीन हो। ऐसा राज्य केवल ऐसी संविधान सभा द्वारा ही अस्तित्व में लाया जा सकता है जिसे वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाए और जिसे समस्त देश के लिए संविधान बनाने की अनुमति हो। आगे देखते हैं संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जबकि 11 सितंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान के सुलेखक कैलियोग्राफर प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे। ठीक, तो कभी सुलेखक भी पूछ सकता है तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ये कैलियोग्राफी मतलब लिखने का काम किया था। आगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं थे? तो एम.एन. मुखर्जी। एम.एन. मुखर्जी नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति या संविदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राय, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यर, टी कृष्ण माचारी, सैयद मोहम्मद साआदुल्ला, एस.एन. मुखर्जी इन समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राय तथा डी.पी. खोतान की मृत्यु के पश्चात टी कृष्ण माचारी को सदस्य बनाया गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? तो आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर। आगे है कथन पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। आर है इस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णता संविधान के आमुख में प्रतिबंधित होते थे। तो आंसर ए हो जाएगा, दोनों सही, उसकी व्याख्या भी सही है। आगे देखते हैं भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अब अपनाया था संविधान सभा के द्वारा। इसे अपनाने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिशन से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।